तो दोस्तों इस साल की शुरुआत हुई थी सौरभ द्विवेदी के साथ। सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप छोड़ दिया एंड सबको एकदम से हाय तौबा मच गई थी। लेकिन अब उनकी एक रीसेंट वायरल क्लिप को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लल्लन टॉप छोड़ा नहीं था, शायद उनको लल्लन टॉप से निकाल दिया गया था। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। क्या जोक मारा है सौरभ भाई, काफी घटिया जोक मारा है। अब वैसे सौरभ द्विवेदी ने गिरती हुई रुपए की वैल्यू को इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जस्टिफाई किया है कि आदित्य पीक डिटेलिंग घर का फोन आता ही होगा अगले प्रोजेक्ट के लिए। इस क्लिप के बारे में आगे चल के बात करेंगे। इसी अवार्ड फंक्शन का एक और क्लिपिंग आपको दिखाऊंगा जहां पर जाकिर खान धुरंधर की तारीफें कर रहे हैं। कुछ भी चल रहा है भाई इस टाइम पर। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के वॉर के बारे में। देख रहे हो तुम्हारा भाई कितना वर्सेटाइल यहाँ पर हो चुका है। एक तरफ राजपाल यादव, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, बस तुम लोग ही हो जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब वॉर का सिनेरियो आज का ये कि सीज फायर की यहाँ पर बातचीत शुरू हो चुकी है और सीज फायर के लिए बकायदा एक प्रपोजल भेजा गया अमेरिका के द्वारा, जिसमें अपनी कुछ डिमांड सामने रखी गई ईरान के। लेकिन ईरान ने इस सीज फायर के प्रपोजल को भी कचरे के डब्बे में डाल करके फेंक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की रोज की आदत बन चुकी है, रोज सुबह उठो, ईरान से बेइज्जती कराओ और सो जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर पता है क्या है कि अभी एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी और ये कहा है कि हेल अनलीश कर देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पावर प्लांट और तुम्हारे ब्रिजेस उड़ा देंगे। लेकिन ऐसी धमकियों के बावजूद भी ईरान डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डर रहा। तो क्यों नहीं डर रहा, इसके पीछे का भी एक रीजन है। एंड ये रीजन दिखाने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे चुका है। भाई रोज ये आदमी धमकियां दे रहा है एंड जैसे जैसे धमकियों की डेडलाइन आगे बढ़ रही है उसी हिसाब से ईरान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है इस वॉर में। पहले भाई ने बोला हेल अनलीश कर देंगे, उसके बाद भाई ने कहा कि थोड़ा और दिन बाद करेंगे हेल को अनलीश। अभी हिस्ट्री में पहली बार हम लोगों ने यहां पर देखा कि हेल को अनलीश करने की डेडलाइन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये कौन से हेल को अनलीश कर रहा है? इनफैक्ट डेडलाइंस को आगे बढ़ाने से और बार बार ये कहने से कि हेल हम थोड़े दिन बाद में अनलीश करेंगे, इससे साफ समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक फ्रस्ट्रेटेड बुड्ढा है जो कि कुछ नहीं कर सकता इस टाइम पर। एंड ये बात पूरी दुनिया को पता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसका बखान कर रहा है। इसके बाद भी सीरीज ऑफ पोस्ट यहां पर रुकने का नाम नहीं लेते, बार बार सेम टाइप की धमकियां। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों से ईरान नहीं डर रहा। वैसे सेम सिचुएशन कुछ सालों पहले भी हुई थी किम जोंग उन के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरीके की धमकियां दी थी किम जोंग उन को। लेकिन आज की सच्चाई है कि किम जोंग उन बैठा हुआ है अपने न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, अपने टॉयज के साथ खेलना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ खेल के राजी नहीं है। बट सबसे बड़ी बात, आखिरकार इन धमकियों का ईरान के ऊपर कोई इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? देखो पहला रीजन तो यहां पर यह कि ईरान ने इतना ज्यादा सफर किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका के द्वारा, ईरान को आइसोलेट किया गया कि अब ईरान को इन सब चीजों से फर्क पड़ता ही नहीं है। ईरान कहता है जो उखाड़ना है उखाड़ ले, वो उस वाले जोन में जा चुका है। लेकिन दूसरी और सबसे मेन चीज यहां पर है वॉर पावर्स एक्ट। अब ये किस चिड़िया का नाम है और ये ट्रंप के गले में कैसे फंसी हुई है ये आपको दिखाना चाहता हूं। तो भैया वॉर पावर्स एक्ट ये कहता है कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो वॉर डिक्लेयर कर ही नहीं सकता। ये कैसे वॉर चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली में इस एक्ट के अंडर ये कहा गया है कि सिर्फ यूएस की कांग्रेस ही वॉर डिक्लेयर कर सकती है। अब यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो सारी फोर्सेस का चीफ है यहाँ पर है और वो कुछ टाइम के लिए एक्शन ले सकता है उन फोर्सेस के थ्रू, लेकिन एक वॉर को डिक्लेयर नहीं कर सकता। इसके अलावा वॉर पावर्स एक्ट में सबसे मेजर पॉइंट जो है वो ये है कि वॉर अगर शुरू होती है बिना यूएस कांग्रेस की अप्रूवल के तो उस वॉर को 60 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर वाइंड अप करना होता है। और अगर आप वॉर को वाइंड अप नहीं करते तो उससे पहले आपको यूएस कांग्रेस की परमिशन यहाँ पर चाहिए होती है, जो कि डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी भी नहीं है और आगे उसको मिलने भी नहीं वाली। इसका मतलब यह है कि अगर ये वॉर शुरू हुई थी 28 फरवरी को तो इस वॉर के लिए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पास अप्रैल एंड तक का टाइम है। एंड ये बात ईरान अच्छे तरीके से जानता है। इस टाइम पर डील की जो अर्जेंसी है वो डोनाल्ड ट्रंप को है। ईरान को कोई नीड नहीं है डील करने की, क्योंकि अगर ईरान कुछ भी नहीं करेगा, बैठ के सिर्फ कैलेंडर पे दिन देखता रहेगा ना, तो भी ईरान का काम यहां पर चल जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का काम यहां पर नहीं चलने वाला, क्योंकि जैसे ही 60 दिन की ये डेडलाइन खत्म होगी ना, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की जो वॉर है, जो कि रियलिटी टीवी शो जैसा लग रहा है इस टाइम पर, इसको भी डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करना पड़ेगा। इनफैक्ट प्रेशर सिर्फ 60 दिन का यहां पर नहीं है, डबल पनौती यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की लगी हुई है। 60 दिन के अलावा यूएस कांग्रेस ने डिफेंस में ईरान के वॉर के लिए कोई भी बजट सैंक्शन नहीं किया था एंड पैसे भी खत्म होने वाले डोनाल्ड ट्रंप के पास। एंड इसलिए शायद थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने मिडिल ईस्ट के पार्टनर्स से भीख मांग रहा था यहां पर, क्योंकि उसके पास वॉर लड़ने के पैसे नहीं है। इमेजिन करो तुम एक ऐसी लड़ाई शुरू कर देते हो जिसको लड़ने के लिए तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो तुम्हारे से बड़ा गधा कौन होगा? इन्हीं सब डेडलाइंस की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर डील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफसोस यहां पर ये डील कम और भीख मांगना ज्यादा लग रहा है। इतनी घटिया तरीके से डील करी जा रही है। एक दिन कहा जाता है कि ईरान तो एनिमल्स हैं, दूसरे दिन कहा जाता है कि वो लोग बहुत पावरफुल हैं, एक दिन कहा जाता है कि वो लोग बहुत बुरे हैं, एक दिन कहा जाता है वो लोग तो बहुत अच्छे हैं। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे डील कैसे करनी है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सबसे बड़ा डील ब्रेकर बनता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी आयरनी आपको बताना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ द डील,
सोचो, जो आदमी इतना बुरा हो डील करने में, उसने किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ द डील। इसको लिखना चाहिए था द आर्ट ऑफ नो डील। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की नेगोशिएशंस अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप एक ही भाषण के अंदर खड़ा हुआ ये कह रहे हैं कि ईरान तो बहुत पावरफुल है, उसके 2 मिनट बाद कह रहे हैं कि वो तो एनिमल्स हैं। When you're in very hostile territory, and I don't think it gets much more hostile than Iran, they're capable fighters, they're very tough people. And there are others like that. You don't mind when they are capable fighters and very tough people। खरगोश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब ने ये बात बोली है। वैसे जिनको नहीं पता है खरगोश कौन है, ये ईस्टर बनी होता है, मुझे भी आज सुबह पता चला है। बट थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो तो एनिमल्स है, एनिमल्स। They kill protesters, they're animals. सोचो कितना घटिया नेगोशिएटर होगा डोनाल्ड ट्रंप, जो एक ही साथ 2 अलग अलग बातें बोल रहा है ईरान के लिए। कंफ्यूज्ड है भाई साहब खुद ही। अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंसा हुआ है एंड काफी डेस्परेट है डील करने के लिए, दूसरी तरफ इस पूरे सिनेरियो का फायदा उठा रही है ईरान की एम्बेसी। एंड ईरान की अलग अलग एम्बेसीज की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल यहां पर किया जा रहा है। बल्गेरिया में ईरान की एम्बेसी, ट्रंप राइट नाउ आई कांट ब्रीथ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है, आई कांट ब्रीथ। ताजिकिस्तान में ईरान की एम्बेसी है, ये ट्वीट करती है द रीजन फॉर ट्रंप्स रूडनेस, इसके गले में एक्चुअली ईरान फंस चुका है। ट्रंप ने बोला ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम, तो उसका रिप्लाई यहां पर दिया गया 8 PM इज नॉट दैट गुड, could you change it to between 1 and 2 PM or if possible 1 or 2 AM। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम को चेंज करके इनके हिसाब से यहां पर कर दे, ट्रोलर्स के इशारों पर नाचता हुआ। ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम, तो एक और ईरान की एम्बेसी है, वो लिखती है ऑन एप्स्टीन आइलैंड। अरे कितनी बेइज्जती होगी ट्रंप चाचा की। एक और मीम शेयर करके यहां पर लिखा गया अगेन वी आर अप्रोचिंग टू एक्सटेंड द टाइम बाय ट्रंप, द रिजीम चेंज हैपेंड सक्सेसफुली मागा। एंड उन जनरल्स की फोटो यहां पर लगाई गई जिनको ट्रंप ने रिसेंटली हटा दिया। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली जो धमकियां दी थी उसके बदले में यहां पर जवाब आया ईरान एम्बेसी की तरफ से, वी आरंट रीओपनिंग शिट ब्रो। ट्रंप भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का क्या फायदा हुआ, इससे तो अच्छा घाट कोपर के प्रेसिडेंट बन जाते, ज्यादा इज्जत मिल जाती। अभी वॉर इस टाइम पर ईरान, यूएस, इजराइल, मिडिल ईस्ट में पूरा वॉर का सिनेरियो है, लेकिन अब यहां पर इंडिया जैसी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो चुका है। एंड ईरान के जो एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने ये कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज को कंडेम करना चाहिए यूएस के इस अनलॉफुल एक्ट को। और एक्चुअली में यहाँ पर ईरान के एम्बेसडर कुछ भी गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो इसीलिए बना था अमेरिका की पावर को कम करने के लिए। अब जब अमेरिका एक्चुअली में कुछ अनलॉफुल कर रहा है, तो आखिरकार ब्रिक्स कंट्री साथ आके उसको यहाँ पर अपोज क्यों नहीं कर सकती, कॉल आउट क्यों नहीं कर सकती। जो रियल पर्पस था ब्रिक्स बनने का, वो तो यहाँ पर गायब होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ सौरभ द्विवेदी के वायरल क्लिप के बारे में। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। अब देखो, जिन लोगों को इनका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, सबसे पहले उनको बता देना चाहता हूं, क्योंकि उससे उनको और ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। राजपाल यादव ने 2010 में एक मूवी बनाई थी अता पता लापता। इस मूवी को बनाने के लिए उन्होंने एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए का उधार यहां पर लिया था, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। प्रोड्यूसर्स मूवी बनाने के लिए पैसा मार्केट से उठाते हैं, तभी मूवीज यहां पर बनती है। अब ये मूवी बनी, रिलीज हुई, लेकिन बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई एंड ये पैसे अपने रिकवर नहीं कर पाई। अब राजपाल यादव ने जिससे 5 करोड़ रुपए यहां पर लिए थे, उनको उन्होंने वापस किए चेक। वो चेक हो गए बाउंस, उसकी वजह से राजपाल यादव को पहले जेल जाना पड़ा। राजपाल यादव कुछ टाइम में बाहर आए, कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर से सरेंडर किया और उनको कुछ दिनों के लिए तिहाड़ जेल में भी यहां पर जाना पड़ा। इसका मतलब ये एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का केस है एंड ट्रस्ट मी, ये सिचुएशन किसी के ऊपर भी आ सकती है। एक लंबे टाइम तक मेरी फैमिली के ऊपर भी ये सिचुएशन चली है, तो मैं जानता हूं कि ये डेफिनेटली एक मजाक का मैटर नहीं होता। हालत खराब हो जाती है जब इतने बड़े बड़े उधार सर पे चढ़े होते हैं और तुम्हारे को निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा होता। लेकिन यहां पर एंट्री होती है हमारे सौरभ द्विवेदी भाई की, जिनका ट्विटर पे हैंडल है लल्लन टॉप, लेकिन मेरे हिसाब से इनका टॉप फ्लोर ही खाली है। सौरभ द्विवेदी यहां पर कोशिश तो करते हैं कि वो कुछ फन करेंगे, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी वाइब लेकर आएंगे, लेकिन इसके चक्कर में सौरभ द्विवेदी राजपाल यादव को ह्यूमिलिएट कर देते हैं, वो भी पब्लिकली, जो कि काफी घटिया हरकत है। अब वैसे आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आगे क्लिप में चल के सौरभ द्विवेदी ये कहते हैं कि राजपाल यादव आप बहुत अच्छे एक्टर हैं वगैरह वगैरह, लेकिन एट द फर्स्ट प्लेस आप किसी बंदे की मौकरी कर रहे हो उसकी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को लेकर के, तो दूसरी बात पे आप चाहे कुछ भी उसको बोल दो, कितनी भी अच्छी बात बोल दो, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। आपने उसकी सरेआम बेइज्जती कर दी है। इनफैक्ट यहाँ पर बात सिर्फ डार्क कॉमेडी या फिर रोस्टिंग की भी नहीं आती, बात यहाँ पर आती है रियल लाइफ सिचुएशन की, जिससे इस टाइम पर राजपाल यादव गो थ्रू कर रहे हैं। इनफैक्ट इसी क्लिप में आगे चल के आपको दिखाना चाहता हूं एंड शायद आपको समझ में आएगा कि क्यों सौरभ द्विवेदी ने ये डॉलर के ऊपर जोक मारा फालतू का। तो उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। इस क्लिप में आपको नजर आएगा कि राजपाल यादव काफी हेजिटेंटली हंस रहे हैं, मतलब क्लियरली नजर आ रहा है कि वो कंफर्टेबल है ही नहीं अंदर से बंदा। उसको लग रहा है कि अबे ये क्या बोल दिया तूने, ये कोई मजाक की बात है क्या, मैं जेल होकर के यहां पर आ चुका हूं। लेकिन दूसरी तरफ कौन खी करके हंस रहा है, देवेंद्र फडणवीस। तो जो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, जिसकी पार्टी को राजपाल यादव सपोर्ट करता है ऑलरेडी, यहां पे
वो यहाँ पर इस जोक पे हंस रहा है। क्यों? क्योंकि ये डॉलर और रुपए वाला जोक था ना। राजपाल यादव ने क्वेश्चन उठाया था कि डॉलर रुपया ऊपर नीचे हो रहा है, उसको फ्यूज कर दिया सौरभ द्विवेदी ने, तो हंसेंगे तो है ही देवेंद्र फडणवीस। एंड शायद इसी हंसी के लिए, इसी डिफ्यूज करने के लिए इस पूरे क्वेश्चन को सौरभ द्विवेदी ने एक घटिया जोक यहां पर मारा था। देखो सौरभ द्विवेदी बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहा है यहां पर बॉलीवुड के सर्कल में घुसने का। कपिल शर्मा शो में भी आ गए, जाकिर खान के साथ, सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ घूम रहे हैं एंड एक वाइब लाने के अंदर कोशिश कर रहा है कि मैं तो जेनजी से रिलेट कर जाऊं, मैं भी डार्क ह्यूमर यहां पर कर रहा हूं। लेकिन डार्क ह्यूमर हर चीज नहीं होती, और डेफिनेटली डार्क ह्यूमर एक जॉनरा है एंड बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन भाई उसके लिए तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वो भी यहां पर लिखी हुई होती है। ऐसे नहीं कि तुमने कुछ भी बोल दिया उसको डार्क ह्यूमर का नाम दे रहे हो। अब यूजुअली मैं अवार्ड्स के बारे में इस चैनल पे बात नहीं करता, अपने बॉलीवुड चैनल पे ही बात करता हूं, लेकिन इन अवार्ड्स को ये कहकर मार्केट किया गया था कि ये अनस्क्रिप्टेड होने वाले हैं, लेकिन अनस्क्रिप्टेड ब्लंडर यहां पर होने वाला है ये नहीं हमारे को बताया गया था। ये ब्लंडर सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, इसके आगे भी चलता है। जाकिर खान यहां पर धुरंधर की तारीफ करते हैं एंड धुरंधर से तो भैया बहुत सारे लोगों की जल गई बॉलीवुड में, जूहू से लेकर बैंड्रा तक जल गई लोगों की। किसके बारे में बात करी जा रही थी दिखाऊंगा अभी आपको। था कि कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। भाई जाकिर भाई के लिए तालियां हो जाए भाई, स्टैंड अप कॉमेडियन है, काफी तगड़ा जोक मारा है जाकिर भाई ने। अब देखो बहुत सारे लोग शायद मेरे से अग्री यहां पर ना करें, लेकिन जाकिर खान की जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो कोई बहुत ग्रेट ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको उनके हर जोक पे यहाँ पर खुल करके हंसी आने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है। एक टाइम ऐसा था जहां पर जाकिर खान एक्चुअली बहुत फनी थे, लेकिन उसके बाद उनकी कॉमेडी बहुत ज्यादा लेम हो गई और इसलिए वो पिक्चर से भी पूरी तरीके से गायब हो गए। लेकिन अब जाकिर खान को अपनी रेलेवेंस वापस चाहिए। जाकिर खान कह रहे कि जुहू से लेकर बैंड्रा तक सबकी जल गई। अब जुहू और बैंड्रा दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर एक्टर्स और फिल्म मेकर्स रहते हैं। बैंड्रा में कौन कौन फिल्म मेकर्स रहते हैं? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, करीना कपूर, ये सारे एक्टर्स जो हैं ये बैंड्रा में रहते हैं। एंड अगर जुहू की बात करी जाए तो अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, ये सारे एक्टर्स जुहू में रहते हैं। एंड इससे बात क्लियर हो रही है कि जाकिर खान एक्चुअली में किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि भैया शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार सबकी जल गई है धुरंधर को देखने के बाद। मतलब एक तरफ सौरभ द्विवेदी यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर जाकिर खान है जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन थे, लेकिन पता नहीं यहाँ पर कौन से प्रोपेगेंडिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड साथ ही जाकिर खान ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने कांग्रेचुलेट तो कर दिया लेकिन सबकी जल गई। मतलब ये तो अजीब पागलपंती है। अगर तुम लोग धुरंधर देख के खुश नहीं हुए तो भी तुम्हारी जल गई, और अगर तुम लोग धुरंधर देखकर खुश हो गए, तुमने धुरंधर को कांग्रेचुलेट कर दिया, आदित्य धर को कांग्रेचुलेट कर दिया, तो भी तुम्हारी जल गई। भाई कहना क्या चाहता है आखिरकार? एंड जिस टाइम पर जाकिर खान ये बात बोल रहे हैं उस टाइम पर भी बॉलीवुड के बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए हैं, करण जौहर भी इनफैक्ट सामने बैठे हुए हैं, लेकिन जाकिर खान को पता नहीं कौन सी रेलेवेंस यहाँ पर गेन करनी है। अब इन दोनों क्लिप्स को देखने के बाद एक बात क्लियर हो चुकी है कि जिनको स्क्रिप्ट बनानी चाहिए थी, जैसे कि सौरभ द्विवेदी, उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई नहीं, और जिनको स्क्रिप्ट नहीं बना करके यहां पर एक नेचुरल कॉमेडी करनी चाहिए थी जैसे कि जाकिर खान, वो स्क्रिप्ट बना करके आए थे रेलेवेंस गेन करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात फिर भी है कि जाकिर खान जैसे लोग जिनको खुश यहां पर करना चाह रहे हैं उन लोगों को कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे। हो सकता है जाकिर की बात सुन के 4 तालियां बजा दे बीजेपी के सपोर्टर्स यहां पर या फिर राइट विंग के लोग, लेकिन जैसे ही इस वीडियो से बाहर निकलेंगे तो फिर से यहां पर वही करेंगे जो ऑलरेडी करते आए हैं। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अपनी भड़ास को जरूर निकालना। जाकिर खान के बारे में, सौरभ द्विवेदी के बारे में, राजपाल यादव के बारे में एंड डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचना है बताना जरूर। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो।